हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी आदिल ने हमारे साथ शेयर की है। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए और ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपके आसपास कोई साया तो मौजूद नहीं है जो आपके पास बैठा ये स्टोरी सुन रहा हो। चलिए अब देर ना करते हुए सुनते हैं आदिल की ये कहानी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। आज भी जब रात के सन्नाटे में मैं अकेला बैठता हूँ तो वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। मेरा नाम आदिल है और ये वाक़या उस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी। उस वक्त मैं दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहता था। आपको तो मालूम ही है ना, दिल्ली की वो तंग गलियाँ जहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुँचती थी। मेरा घर एक 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर था। हमारे मोहल्ले में सब बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। किसी के लिए कोई अजनबी नहीं था वहाँ। मैं उन दिनों एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, किताबों की दुकान पर। पुरानी किताबें, नई किताबें, हर तरह की किताबें वहाँ बिकती थीं। आप यूँ समझ लीजिए कि मुझे किताबों से इश्क था और शायद यही वजह थी कि मेरी मुलाकात सायरा से हुई। सायरा, उसका नाम लेते ही आज भी मेरे अंदर एक हलचल सी पैदा हो जाती है। वो पहली बार जब दुकान पर आई थी, वो पहली बार दुकान पर मीर तकी मीर की किताब खरीदने आई थी। मैं उस वक्त काउंटर पर बैठा था। उसकी आंखें, वो गहरी काली आंखें जिसमें समंदर जैसी गहराई थी। उसके बाल लंबे रेशम की तरह चमकदार थे और उसके चेहरे पर एक मासूमियत सी थी। कुछ अलग ही था उसमें। उसने मुझसे कहा था कि मुझे मीर तकी मीर की गज़लों का मजमुआ चाहिए। उसकी आवाज़ में वो मासूमियत थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उसे वो किताब दी और उस दिन से वो हफ्ते में कम से कम 2 बार मेरी दुकान पर आने लगी। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले सिर्फ किताबों के बारे में, फिर शायरी के बारे में और फिर धीरे धीरे ज़िंदगी के बारे में भी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। मैं हर रोज़ उसका इंतज़ार करता। जब वो नहीं आती तो दुकान की खिड़की से बाहर झांकता रहता कि कहीं वो नज़र आ जाए, और जब वो आती तो मेरा दिल ऐसे धड़कने लगता जैसे सांस लेना ही भूल जाएगा। एक दिन शाम का वक्त था। दुकान में कोई और कस्टमर भी नहीं था। सायरा किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी। वो कुछ किताबें देख रही थी और मैं एक टक उसे ही देख रहा था। तभी उसने अचानक मुड़कर मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुरा दी। आपको क्या बताऊं कि उसकी वो मुस्कुराहट मेरी पूरी दुनिया थी। उसकी उस मुस्कुराहट में मेरी पूरी दुनिया बसी थी। उसने मुझसे कहा, आदिल, तुम हमेशा मुझे इस तरह क्यों देखते हो? उसके ये अल्फाज सुनकर मैं सकते में आ गया। मैं उस वक्त सकपका गया। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मेरी ज़बान तो जैसे बंद ही हो गई थी। और फिर मैंने बहुत हिम्मत करके उससे कहा, सायरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस दिन मैंने अपने दिल की बात उससे कह दी और फिर उसने मुझसे कहा कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। और जिस पल उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उस पल मुझे लगा कि जैसे मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास सायरा है जो सिर्फ मेरी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी लम्हे दुकान की खिड़की के बाहर से कोई हमें देख रहा था। कोई था जिसकी आंखों में नफ़रत और जलन की आग भड़क रही थी। वो नाज़िया थी, हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की। वो सायरा की ही उम्र की थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो सायरा में थी। नाज़िया एक बहुत ही तेज़ तर्रार लड़की थी। शायद यही उसका मिजाज था। ये उसी के अल्फाज थे कि उसे मुझसे इश्क है। ये बात मैं जानता भी था क्योंकि उसने कई बार इशारों में मुझे अपने जज्बात का एहसास कराया था, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और मेरे लिए वो सिर्फ एक मेरे मोहल्ले की लड़की थी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था।
लेकिन उस दिन जब उसने खिड़की से झांक कर मुझे और सायरा को एक साथ देखा तो उसके चेहरे पर जो तब्दीली आई वो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं दुकान से बाहर निकला था कुछ काम से, और उसी वक्त मेरी नज़र नाजिया पर पड़ी। वो वहीं खड़ी थी, सड़क के उस पार। उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें लाल हो रही थीं। उसकी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से बंधी हुई थीं कि नाखून हथेलियों में गड़ रहे थे। नाजिया ने मुझे दूर से देखा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में उस वक्त शदीद नफ़रत थी। हालांकि उस वक्त मैंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत खुश था। सायरा ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। हम दोनों ने फ़ैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हमने अपने घर वालों को बताने का इरादा बनाया। अगले कुछ हफ्ते बहुत खूबसूरत थे। सायरा और मैं हर रोज़ मिलते, कभी दुकान पर, कभी किसी पार्क में। हम घंटों साथ बैठकर बातें करते, आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाब देखते। मुझे लगता था कि इस ज़िंदगी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो रात आई। मुझे आज भी याद है कि वो अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, बिल्कुल घुप अंधेरा था। मैं अपने कमरे में सो रहा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे होंगे। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। आदिल। मैंने साफ सुना था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ सायरा की आवाज़ थी। लेकिन इस आवाज़ में इस बार कुछ अलग था, कुछ डरावना। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंका। मैं अभी उठ भी नहीं पाया था कि वो आवाज़ फिर से आई। आदिल, मुझे बचा लो। मैं ये आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठ बैठा। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मैं अकेला ही था। पूरा कमरा खाली था। तो फिर वो आवाज़ कैसी थी? मैंने सोचा शायद मुझे कोई ख्वाब आया होगा, और मैं फिर से लेटने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक खिड़की का शीशा ज़ोर से हिला। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से उसे ज़ोर से धक्का दिया हो या कुछ फेंक कर उस पर मारा हो। लेकिन बाहर तो हवा का एक झोंका भी नहीं था। मैं धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा। उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थीं कि मुझे लगा कि मेरा दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। नीचे गली में मुझे एक साया नज़र आया, एक औरत का साया। वो वहीं खड़ी थी, सड़क के बीचों बीच। उसका चेहरा ऊपर की तरफ था, सीधा मेरी तरफ। लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो दूर से मुझे नाजिया लग रही थी। मैं वहीं खिड़की पर जमा खड़ा रहा, और फिर कुछ ही पलों में वो साया गायब हो गया। अब वो गली बिल्कुल खाली थी, जहाँ कुछ लम्हे पहले नाजिया का साया था। लेकिन मैं बहुत डर गया था। मैंने खिड़की बंद की, कुंडी चढ़ाई और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मेरे दिल की धड़कनें मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थीं। पूरी रात मैं यूं ही बैठा रहा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर थोड़ी देर में लगता जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, कभी दरवाजे के पास से, कभी छत के किसी कोने से, और कभी बिल्कुल मेरे सर के पीछे से। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सुबह हुई तो जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी। मेरी आंखें बिल्कुल लाल थीं और हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं बिना कुछ खाए पिए सीधे सायरा के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर वही ख्याल मेरे जहन में घूमता रहा कि शायद सब ठीक हो, शायद ये सिर्फ मेरा वहम हो। मैं सायरा को लेकर बहुत डरा हुआ था, मगर जैसे ही उसके घर का दरवाज़ा दिखाई दिया,
मेरा दिल बैठ सा गया। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। वो घर जो हमेशा सायरा की हंसी से गूंजता रहता था, आज बिल्कुल सूना लग रहा था। उसकी छोटी बहन की सिसकियों ने उस खामोशी को चीर दिया। उसने बताया कि सायरा कल शाम से घर नहीं लौटी है। ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो गई कहाँ। कल ही तो वो मुझसे मिली थी, कितनी खुश लग रही थी वो मेरे साथ। फिर अचानक क्या हुआ? उसके घरवाले रात से उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे और अब मैं मोहल्ले में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। हर गली, हर नुक्कड़, हर वो जगह जहां हम दोनों कभी रुके थे, कभी मिले थे। लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और जो मुझे जानते थे वो मुझे तसल्ली दे रहे थे। मगर मेरा दिल बहुत परेशान था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नाज़िया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि सायरा के गायब होने में ज़रूर नाज़िया का ही हाथ है। उसकी आंखें, उसकी वो मुस्कान और उस रात उसका मेरे घर के बाहर खड़े होना। मैं बहुत डरा हुआ था। शाम ढलते ढलते मैं नाज़िया के घर के सामने खड़ा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने सायरा के साथ क्या किया है, लेकिन उसके घर का दरवाज़ा बंद था, जैसे अंदर कोई है ही नहीं। तब मैंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और तब उसकी माँ ने बताया कि नाज़िया भी रात से गायब है। उस वक्त मेरे अंदर का डर यकीन में बदल गया। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, कुछ था जो बहुत ही गलत हुआ था, बहुत ही स्याह, बहुत ही ख़तरनाक। रात फिर से आ गई थी और इस बार बहुत अंधेरा था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मगर आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे इंतज़ार था सायरा का। वो कहीं नहीं मिली थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गई कहाँ। मैं घर में लेटा इंतज़ार कर रहा था कि शायद आज फिर से वो आए। और तभी मुझे किसी की सांसों की एक हल्की सी आहट हुई और फिर वो आवाज़, टूटी हुई, दर्द से भरी हुई, वो सायरा की आवाज़ थी। जब मैंने आंखें खोली तो वो मेरे सामने खड़ी थी, मगर वो सायरा नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ बहुत बेरहमी की है। उसके चेहरे पर नीले धब्बे थे और गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। उसको अपने सामने देखकर मैं उठ बैठा, लेकिन वो तो एक अलग ही सायरा लग रही थी। उसे यूं इस हालत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम कल से कहाँ गायब थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया ना कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? और फिर उसने वो सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने जो कुछ मुझे बताया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कल ही तो उसे मैंने अपने सामने देखा था, वो भला ऐसा कैसे कर सकती है? और तब मैं उसी कुएं के पास पहुंचा जिसके बारे में सायरा ने मुझे बताया था। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं कह रहा था कि काश ये सब झूठ हो। कुएं के पास पहुंचते ही मैंने देखा वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। औरतें दूर खड़ी थीं, मुंह पर दुपट्टे डाले हुए, और मर्द उस कुएं के पास आकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। मैं दौड़कर कुएं के पास पहुंचा। मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं आगे बढ़ता गया और तब मैंने देखा उस कुएं से कुछ निकाला जा रहा था। कुछ लोग थे जो कोशिश कर रहे थे। और तब पहली लाश कुएं से बाहर निकाली गई, सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ जिस्म। मैं उसे देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन जब वो सफ़ेद कपड़ा उस लाश के चेहरे से थोड़ा सा सरका तो मुझे सायरा का चेहरा साफ दिखाई दिया। मैं चौंक गया, मेरा दिल बैठ गया। उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसके गले पर वार किया हो। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया।
उसके बाद दूसरी लाश कुछ देर के बाद निकाली गई। इस बार भीड़ और सिमट गई थी। जैसे सबको पता था कि अब जो सामने आने वाला है वो पहले से भी ज़्यादा डरावना होगा। और जब वो कपड़ा हटा तो नाजिया का चेहरा दिखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं। समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था। वहाँ खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा, तो कोई कह रहा था नाजिया ने पहले सायरा को मारा और फिर खुद कुएं में कूद गई। मगर कोई नहीं जानता था कि असल में क्या हुआ था। और मैं जैसे सब जानता था मगर कह नहीं सकता था, क्योंकि जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, वो सच से बहुत ज़्यादा डरावना था। उस रात के बाद मैं टूट गया था। मैंने वो दुकान बंद कर दी। अब मुझ में किताबों को छूने की हिम्मत नहीं थी। हर पन्ने से मुझे सायरा की खुशबू आती थी। वो हर वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई देती थी। जब मैं किसी से इस बारे में कुछ कहता तो लोग कहते तुम्हारा वहम है। मोहल्ले के लोग भी अब मुझसे बचने लगे थे। शायद उन्हें लगता था कि सायरा की मौत से मैं पागल हो गया हूँ। मैंने लोगों के पास जाना बंद कर दिया। मैं किसी के पास नहीं जाता था, किसी से बात नहीं करता था। अब मुझ पर रातें सबसे ज़्यादा भारी थीं। जैसे ही अंधेरा छाता मेरा दिल बैठने लगता। हर आहट मुझे उस कुएं की तरफ खींचती ले जाती। कई बार मैं आधी रात को उठकर वहाँ तक चला जाता। घंटों कुएं के मुंह पर खड़ा होकर नीचे झांकता रहता। अंधेरे में मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। कभी पानी में हलचल होती तो कभी किसी के रोने की आवाज़ आती, मगर जब ध्यान से देखता तो सिर्फ मेरा ही अक्स नज़र आता। एक रात फिर से जब अमावस की रात थी, मैं उसी कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ खामोशी थी। तभी अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ नाजिया खड़ी थी। वही बिखरे बाल, वही तीखी नज़र। उसने हंसते हुए मुझसे कहा, मैं हार गई आदिल, मगर तुम भी जीत नहीं पाए। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बहुत डर गया था। मेरा गला सूख गया था। और तभी मुझे वहीं सायरा भी दिखाई दी। वो नाजिया से थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। ये सब क्या था? वो दोनों मुझे क्यों दिखाई दे रही थी? मैं सायरा की तरफ देख रहा था जैसे वो सच में वहाँ मौजूद हो, जबकि मैंने खुद उसकी लाश अपनी आंखों से देखी थी। दूर खड़ी सायरा की आंखें जैसे मुझसे कह रही थी, क्या तुम मुझे भूल पाओगे आदिल? लेकिन मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं जानता था अब इस जवाब का कोई मतलब ही नहीं था। उस रात के बाद मैंने वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया और इन सब से दूर चला आया। मैंने वो शहर इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं सायरा से दूर जाना चाहता था, उसकी यादों से दूर जाना चाहता था। मगर वो साए की शक्ल में मेरे साथ चली आई। मैं जहाँ भी गया वो दोनों साए मेरे साथ चले आए। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब अमावस की वो काली रात आई। अमावस की रातों में मुझे वही दो परछाइयाँ दिखाई दी और फिर लगातार वो दो साए मुझे दिखाई देने लगे। कभी खिड़की के नीचे, कभी पानी के पास, कभी बिल्कुल मेरे सामने। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था और वो दोनों मुझे आज भी क्यों दिखाई देती हैं। इस बात को बरसों बीत चुके हैं, मगर हर रात जब अंधेरा गहराता है मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। दिल्ली छोड़ते वक्त मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मुझे डर था कि अगर मैंने एक बार भी उस शहर की तरफ देखा तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी और मैं वहीं का वहीं जम जाऊंगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर भागते हुए खेत, उजड़े स्टेशन और धुंधले चेहरे मुझे किसी और दुनिया के लग रहे थे। मैं अपने आप से कह रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर नए शहर में मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वो कमरा तंग सीलन से भरा और एक खिड़की वाला कमरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा पुराना कमरा था। ये महज इत्तेफाक था या फिर मेरी बदनसीबी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। नए शहर में शुरू के कुछ दिन खामोशी में गुजरे। लोग अजनबी थे, गली अजनबी थी,
मगर रातें रातें जैसे जानी पहचानी थी। जैसे ही अंधेरा छाता मेरा दिल किसी अनजानी दहशत से भर जाता। और फिर पहली अमावस की रात जब इस नए शहर में आई तो डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। मैं सारी रात खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर गली में एक पीला सा लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी में दीवारों की परछाइयाँ हिलती ढुलती महसूस हो रही थी। और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने नीचे से मेरा नाम पुकारा। बहुत ही धीमी आवाज़ थी। मैं चौंक गया क्योंकि यहाँ अभी कोई मुझे नहीं जानता था। फिर मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वो दोनों साए यहाँ भी मेरे आसपास ही हैं। और फिर मैंने महसूस किया दिन में भीड़ के बीच किसी औरत की चाल में मुझे नाज़िया की झलक दिखी जाती थी। कभी किसी किताब की दुकान के सामने गुजरता तो सायरा का चेहरा सामने आ जाता और मैं डरकर पसीने में भीग जाता। मुझे चलते फिरते वो साए इस तरह दिखाई देते जैसे मैं इस दुनिया का नहीं हूँ बल्कि किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। एक दिन बाजार से लौटते हुए मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। कदमों की आवाज़ मेरी चाल के साथ साथ चल रही थी। मैं रुका तो वो आवाज़ भी रुक गई। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उस रात जब सारे कामों से फारिग होकर मैं लेटने के लिए चला तब वहाँ मैंने पहली बार अपने सामने नाज़िया को साफ देखा। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। फिर उसने मुझसे कहा, मुझसे भागकर कहाँ जाओगे आदिल? मैं उसके सामने खड़ा डर से काँप रहा था। और फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, कौन हो तुम? तुम तो मर चुकी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, क्योंकि तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया। और ये कहते हुए ही वो गायब हो गई। अब मुझे समझ आने लगा था कि मैं अब सिर्फ जिंदा नहीं हूँ बल्कि मैं दो कहानियों के बीच फंसा हुआ हूँ। एक मोहब्बत की कहानी और दूसरी जुनून की कहानी। वो दोनों मुझे इस तरह दिखाई देती थीं जैसे वो इसी दुनिया की रहने वाली हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लोगों की भीड़ में सिर्फ मैं ही था जो उन्हें देख सकता था। मैं एक ऐसी कश्मकश में फंस गया था कि मैं किसी को ये सब बता भी नहीं सकता था। अगर मैं उनसे कहता कि मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। लोग मुझे पागल कहते, मेरा मजाक बनाते। इसलिए मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया। अपने कमरे में बंद रहने लगा। कभी कभी खुद से बातें करता, कभी कभी घंटों एक ही जगह बैठा रहता। मुझे नहीं पता था कि ये पागलपन है या कोई सज़ा है। एक रात जब बारिश हो रही थी मुझे ख्वाब में कुएं की आवाज़ सुनाई दी। वही पानी की हलचल, किसी के डूबने की आवाज़ और फिर एक साथ दो चीखें। मैं घबराकर उठ बैठा। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो गली में बारिश का पानी भरा हुआ था और उस पानी में वही दो परछाइयाँ खड़ी थी और इस बार वो अपने पास मुझे बुला रही थी। लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। मैं उस वक्त डर से काँप रहा था कि अगले पल न जाने मेरा क्या होगा। मुझे लगने लगा था कि ये सब नाज़िया की साजिश है जो मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़ी है। और फिर मुझे वो सब याद आने लगा जब मैं उससे पहली बार मिला था। नाज़िया हमेशा से वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वो बाद में बन गई थी। लोग उसे मोहल्ले की सबसे अजीब लड़की कहते थे, मगर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके इस अजीब रवैये की वजह क्या थी। वो उसी गली में पली बड़ी थी जहाँ मैं रहता था। बचपन में वो बहुत कम बोलती थी। अक्सर छत पर घंटों अकेले बैठी रहती, आसमान को देखा करती थी। उसके बाप बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे और माँ बीमार रहती थी। वो अक्सर खामोश ही रहती थी। मैंने उसे बहुत कम बोलते हुए देखा था। शायद यही खामोशी धीरे धीरे उसके अंदर एक आग बनती चली गई। जब उसने पहली बार मुझे देखा तब मैं उसे नहीं जानता था,
मैं किताबों की दुकान में नया नया काम करने गया था। वो अक्सर दुकान के सामने से गुजरती, मगर अंदर नहीं आती थी, बस खिड़की से झांकती रहती थी। मुझे बाद में पता चला कि वो मुझे पढ़ते हुए देखा करती थी। शायद उसे लगा था कि कोई है जो इस तंग दुनिया से उसे बाहर निकाल सकता है। मुझे लेकर उसकी मोहब्बत धीरे धीरे पनपी थी, लेकिन उसने कभी कोई इजहार ही नहीं किया। बस वो मोहल्ले में मुझे देखते ही ठिठक जाती, अपना रास्ता बदल लेती, या फिर दूर से ही मुझे छुप छुप कर देखा करती थी। कई बार उसकी निगाहें मुझसे टकराईं, मगर मैं समझ ही नहीं पाया, या शायद मैं समझना नहीं चाहता था। और फिर सायरा मेरी ज़िंदगी में आई। सायरा की मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में किसी रोशनी की तरह थी। वो हंसती थी, खुलकर बात करती थी, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करती थी। और जब नाजिया ने मुझे सायरा के साथ देखा तो उसी पल उसके दिल में मोहब्बत के साथ साथ जलन भी पैदा हो गई। वो सायरा से जलने लगी थी। और फिर जिस दिन उसने मुझे और सायरा को उस दुकान में एक दूसरे के करीब देखा, उस दिन उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। वो सायरा को अपने रास्ते का कांटा समझने लगी थी और इसीलिए वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वो सायरा का पीछा करने लगी। उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। और उस रात जब सायरा लापता हुई, नाजिया भी उसी रात गायब हुई थी। उस कुएं के पास अंधेरे में दो जिंदगियां आमने सामने थी। एक वो जो मोहब्बत पर यकीन करती थी और दूसरी वो जो मोहब्बत को अपना हक समझ बैठी थी। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ, किसने किसके साथ क्या किया, ये कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ वो दोनों ही जानती थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन मैं ये सब बहुत बाद में समझ पाया, बहुत बाद में। और अब जब समझ में आया तब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और अब वो जुनून मेरे साथ शहर दर शहर घूम रहा था। मैंने दोबारा एक दुकान पर काम करने का इरादा किया। जैसे ही मैं इस दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा कि उस दुकान में था जिसमें मैं पहले काम किया करता था। वही किताबों की अलमारियाँ, वही लकड़ी का काउंटर, पुरानी स्याही, सब कुछ वही था, बस जगह बदली हुई थी। मैं काउंटर के पीछे झुका जहाँ पुराने हिसाब की कॉपियाँ रखी थी। वहीं मुझे एक मोटा सा रजिस्टर दिखाई दिया जिसकी जिल्द काली थी और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। मैंने सोचा कि शायद दुकान के पुराने मालिक का होगा, मगर जैसे ही मैंने उस रजिस्टर को खोला मैं डर गया। पहले पन्ने पर एक तारीख लिखी थी और फिर एक नाम लिखा था, आदिल। पूरा नाम नहीं था, सिर्फ आदिल लिखा था। और आगे लिखा था उम्र 25 साल, पेशा किताबों की दुनिया। मैंने उस रजिस्टर के पन्ने पलटने शुरू किए। हर कुछ पन्नों के बाद वही कहानी, हर बार एक नया आदिल, हर बार एक नई लड़की, हर बार मोहब्बत और फिर एक का गायब हो जाना। कुछ जगह लिखा था लड़की नहीं मिली और कुछ जगह लिखा था आदिल शहर छोड़कर चला गया। ये सब देखकर मेरा जहन सुन्न हो गया। उस रजिस्टर में सायरा का नाम अभी तक कहीं नहीं था, बस आदिल का ही नाम था। ये रजिस्टर किसी और दुनिया का था या मैं दूसरी दुनिया का था, ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मैंने देखा कि उस रजिस्टर का आखिरी पन्ना खाली था, मगर उस पर वही तारीख थी जिस दिन सायरा गायब हुई थी। मैंने वो रजिस्टर बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कल सुबह दुकान के मालिक से बात करूंगा कि ये रजिस्टर कहाँ से आया और ये रजिस्टर कैसा है। मैं उस रात दुकान जल्दी बंद कर कर घर वापस आ गया। और फिर अगले दिन मैं पुराने शहर में गया। वहाँ किताबें बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी बैठता था। उसने रजिस्टर को दूर से देखते ही सर हिला दिया। जब मैंने वो रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने उसे छूने से इनकार कर दिया, जैसे वो कोई जहरीली चीज़ हो। मैं उसके इस तरह इनकार करने पर चौंका। तब उसने मुझे बताया कि ये रजिस्टर
हर कुछ सालों में सामने आता है। हर बार किसी ऐसे आदमी के हाथ लगता है जो समझता है कि उसकी मोहब्बत सबसे अलग है, और इस बार ये रजिस्टर तुम्हारे हिस्से में आया है। उस बूढ़े आदमी की बातें मेरी समझ बिल्कुल नहीं आई। उसने मुझसे कहा कि जिसे तुम हकीकत मान बैठे हो वो हकीकत नहीं है। उसे हकीकत मत जानो, उसका पीछा मत करो, उसे भूल जाओ। मैं वहाँ से वापस लौट आया। उस रात जब मैं घर लौटा तो मैं वही रजिस्टर खोलकर बैठ गया। मैंने देखा उस रजिस्टर का आखिरी पन्ना अभी पूरा भरा नहीं था। वो पन्ना अभी खाली था। मुझे उस खाली पन्ने को देखकर उस बूढ़े आदमी की याद आई। उसने कहा था कि अगर तुम सायरा का पीछा करोगे तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, और वो यही चाहती है। उस वक्त मैं वो रजिस्टर बंद कर लेट गया और नाजिया के बारे में सोचने लगा। न जाने क्या सोचकर अगले दिन मैं वापस उसी शहर में पहुंचा जहां ये सब शुरू हुआ था। मुझे इस बार सायरा की नहीं, नाजिया की तलाश थी। मैं सीधे वहां पहुंचा जहां नाजिया रहा करती थी, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि नाजिया के परिवार ने वो घर छोड़ दिया है। ये सब देखकर मैं बहुत मायूस था, क्योंकि नाजिया के घर से ही मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते थे। मैं उस रात वहीं उस मोहल्ले में ही एक दरगाह पर रुक गया जहां एक मलंग भी रहा करता था। सारी दुनिया की नज़र में वो पागल था। सब उसे पागल समझते थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो सब जानता है। उसे वो सब दिखाई देता है जो हम आम इंसान नहीं देख सकते। मैं इतना थका हुआ था कि दीवार से टेक लगाकर वहीं बैठ गया और मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास बैठा है। मैंने आंखें खोली तो वही पागल मुझसे चिपका बैठा था। मैं डरकर उससे दूर हटा। तब वो मेरे ऊपर हंसने लगा और बोला, देखा ना, तुझे भी उसने पागल बनाया है। तू जिसे ढूंढ रहा है वो हर कुछ सालों में यहाँ आती है, अलग नाम अलग सूरत के साथ, और हर बार एक आदिल उसे सच मान लेता है और अपनी ज़िंदगी उसी पर रख देता है। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, सालों पहले एक और आदिल यहाँ आया था, बिल्कुल तेरे जैसा। उसने भी यहीं किताबों की दुकान चलाई थी। उसने भी एक लड़की से मोहब्बत की थी और एक रात वो लड़की भी गायब हो गई थी और वो उसे आज भी ढूंढ रहा है। उस पागल की आवाज़ में बहुत दहशत थी। उसके अल्फाज सब कुछ क्लियर बता रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त कुछ समझना नहीं चाहता था। मैंने चुपचाप वहाँ से अपने शहर के लिए बस पकड़ी और आंखें बंद कर बस में बैठ गया। पिछली 2 रातों से मैं सोया नहीं था। मेरा सर दर्द कर रहा था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई है जो मेरे बराबर में बैठा है। मैंने देखा तो वो नाजिया थी, और जैसे ही मैं पीछे पलटा तो सायरा वहीं उसके पीछे खड़ी थी। ये सब क्या था? मैंने कसकर अपनी आंखों को मसला और फिर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ याद आया और मैं वापस उसी जगह पहुँचा, उसी कुएं के पास। मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। मैं वहीं कुएं की मुंडेर पर खड़ा था। मैं आज वो सच जानना चाहता था और इसीलिए मैं उसी कुएं के किनारे खड़ा था जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था और जहाँ हर रास्ता आकर बंद हो जाता है। मैंने धीरे से कुएं के अंदर झांक कर देखा। पानी बिल्कुल खामोश था, अंदर कोई लहर नहीं थी। और तभी अचानक पानी में हलचल पैदा हुई और फिर 2 चेहरे उभर कर आए। वही 2 चेहरे, सायरा और नाजिया। उनकी आंखें मुझे देख रही थी, इस तरह जैसे बरसों से उन्हें मेरा ही इंतज़ार हो। और फिर एक तेज़ लहर ऊपर आई और मैं कुएं में गिरते गिरते बचा। मैंने देखा मैं बिल्कुल कुएं के मुंडेर पर था। कोई हल्का सा इशारा भी मुझे कुएं के अंदर गिरा सकता था। खुद को वहाँ यूं कुएं पर खड़ा देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं तेज़ी से पीछे हटा। कुएं का पानी बाहर तक उबल आया था। अब उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी।
मैं तेज़ी से पीछे की ओर दौड़ रहा था। मैंने अपनी दादी से सुना था कि कुआं भेंट चाहता है। जब उसका पानी ऊपर को आए तो बिना भेंट लिए वो वापस नहीं जाता। मेरे पास बस एक वही रजिस्टर था जो मैंने तेज़ी से पानी में फेंक दिया। मेरे रजिस्टर फेंकते ही पानी की वो लहरें एक तेज़ गड़गड़ाहट से वापस लौट गईं। वो रजिस्टर भी उस पानी के साथ चला गया था। मैं हांफता कांपता किसी तरह अपने घर पहुंचा। आज इस सबको इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी वो साए मुझे दिखाई देते हैं। आज भी वहाँ के लोग बताते हैं कि अमावस की रात उस कुएं के पास 2 साए खड़े दिखाई देते हैं, शायद मेरे इंतज़ार में या शायद किसी तीसरे के इंतज़ार में।